वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन नेशनल पेंशन सिस्टम दैट इज एनपीएस, जो आपको कॉमनली एनपीएस के नाम से जानते हैं, उसके बारे में ये प्रेजेंटेशन है। और एनपीएस को सरकार धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर करती जा रही है। अभी उसमें जो है म्यूचुअल फंड की तरह एसआईपी भी लॉन्च हो गया है। तो उसके अलावा जो टैक्स सेविंग और ओल्ड एज पेंशन बनाने की जो पहल है, उस दिशा में पिछले कुछ समय में, कुछ सालों में जब से ये इंट्रोड्यूस हुई है, इसको अधिक से अधिक जो है इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो जो लोग टैक्स पेयर हैं उनके लिए फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर दो ऑप्शन दिए गए। वो या तो पुरानी जो टैक्स स्लैब थे और एग्जम्पशन थे उसको ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर नई व्यवस्था को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें कि वो जो बहुत सारे एग्जम्पशन, डिडक्शंस वगैरह जो है, रिबेट वगैरह वो नहीं है। तो और उसके लिए जो है टैक्स रेट जो है कम हो गया। तो ये चीज अगर आपको है पुराना वाले टैक्स स्लैब में रहना है और कम अदरवाइज भी टैक्स सेविंग, आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग है, ऑलरेडी आपने होम लोन लिया हुआ है या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, तो उनको आप डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते, तो उसका आपका टैक्स बेनिफिट मिलेगा ही। तो उसमें आपको बेनिफिट होगा पुरानी टैक्स व्यवस्था, मतलब ओल्ड रिजाइम में रहने से। और अगर कुछ इस तरह की चीजें नहीं शुरू नहीं किया, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल इस तरह की कमिटमेंट नहीं है, तो आपको नई स्कीम में जाना जो है उसमें फायदा होगा। उसमें भी इसका जो है एनपीएस से खाली एक ऑप्शन बचा हुआ है अंडर सेक्शन 80 CCD2, जिसमें जो है एनपीएस में कंट्रीब्यूशन के थ्रू, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के थ्रू टैक्स सेविंग जो है कंटिन्यू रहेगी इवन अंडर न्यू रिजाइम। तो ये तो चर्चा थी पहले ईएलएसएस वाले वीडियो में भी हमने किया था ये आइटम, उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं समझते हैं। और ये स्लैब है नए न्यू रिजाइम के स्लैब है, 5, 10, 15, 20, 25, और ओल्ड रिजाइम के जो स्लैब है 5, 20 और 30 वाले हैं। उनके अलावा सरचार्ज भी लगाया गया, जिसको लेके काफी हल्ला हुआ था। और ये जो न्यू रिजाइम में बहुत सारे जो है रिबेट जो ऑलमोस्ट सब खत्म हो गए, एक दो कुछ नाम की बची हुई हैं, वो हैं ये यहाँ पर लिस्टिंग किया हुआ है, उनको भी रिपीट करने की हम जरूरत नहीं समझते। लेकिन क्या है कि न्यू रिजाइम कैन लार्जली बेनिफिट मिडिल क्लास टैक्स पेयर हु हैव ए टैक्सेबल इनकम अप टू 15 लाख, और जिनका कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग उस तरह का नहीं है। जैसे आपका अगर मान लिया 10 साल का इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसका प्रीमियम पे करते हैं, उस पर आपको 80 रिबेट मिलता है, और आपका 2 साल हुआ है, तो आपको रिबेट पॉलिसी तो आप चलाएंगे, तो आपको इन एनी केस इंश्योरेंस पे करना ही है, तो उस पर आपको 80 बेनिफिट देने में क्या नुकसान है, पुरानी में रहने में फायदा है। और उसके अलावा जो है, जो एनपीएस में एक बेनिफिट दिया हुआ है अंडर सेक्शन 80 CCD1B, जो 50,000 एडिशनल, जो 1,50,000 अंडर सेक्शन 80C और 50,000 80 CCD1B जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन के लिए मिला हुआ है, वो तो मिलेगा, पुरानी में रहने से ही मिलेगा, अगर नई में आ जाएंगे तो नहीं मिलेगा। और उसके लिए चॉइस के लिए बारे में ये बोलना कि अगर आपका बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है, तो अब अगर आपने एक बार ओल्ड से न्यू में स्विच कर दिया, तो वापस आप ओल्ड में नहीं जा सकते। और अगर वो नहीं है, तो आप जो है कभी भी ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड में जा सकते हैं। ऐसा पिछले साल की बजट में, आने वाले बजट में, अगले साल के जो बजट अभी आने वाला है उसमें क्या होगा, वो बजट आने के बाद ही उसका जानकारी मिलेगा। तो टैक्स सेविंग यूजिंग एनपीएस जो है, इसमें एक्चुअली जो 80C में बहुत सारे ऑप्शन आपके पास 1,50,000 तक टैक्स सेविंग के लिए होते थे। उनमें से जो है ये 7 यहाँ पे एक डायग्राम में दिए हुए हैं जिनमें एनपीएस नहीं है। और यहाँ जो भी लिस्टिंग है इनमें क्या है कि एनपीएस और ईएलएसएस ये दो हैं जिनमें मार्केट लिंक रिटर्न आपको मिलता है। बाकी क्या है, एक गवर्नमेंट कंट्रोल रिटर्न आपको मिलता है, पीपीएफ, ईपीएफ, सुकन्या समृद्धि, एनएससी, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम और सीनियर सिटीजन। उसके अलावा जो ये आपकी
बैंक में बैंक कंट्रोल्ड है, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट है, और बाकी इंसिडेंटल है, ट्यूशन फीस या होम लोन है तो वो आपकी इंसिडेंटल होती है। तो एनपीएस जैसा कि ईएलएसएस मार्केट लिंक रिटर्न देती है और टैक्स सेविंग भी देती है, उसी तरह से एनपीएस भी मार्केट लिंक रिटर्न देती है और आपको जो है टैक्स सेविंग भी उसमें मिलता है। तो एनपीएस के बहुत सारे है कि जो अंडर सेक्शन 80CCD1, 80CCD2, 80CCD1B, उनकी चर्चा यहाँ पे हम जो है करने जा रहे हैं। तो टैक्स सेविंग अंडर सेक्शन 80CCD, उसमें क्या बोला गया है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया बिटवीन एज 18 से 65 कैन ओपन एनपीएस अकाउंट। और एनपीएस अकाउंट खोलने से क्या होगा, उसको खोलने के लिए क्या करना, ईएनपीएस वेबसाइट थ्रू पैन और बैंक डिटेल या पीओपी एसपी के वहां जाके करा सकता है, या फिर अगर आधार है तो आधार पैन से सीधा बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें फिर ऑनलाइन फटाफट जो आपका हो जाता है। तो दो ही चीज है जो ईएलएसएस और एनपीएस मार्केट लिंक रिटर्न प्रोवाइड करती हैं। और 80CCD को क्या हुआ है कि फर्दर उसको दो सबसेक्शन में डिवाइड, सेक्शन 80CCD के दो सबसेक्शन है, 1 और 2। तो पहला जो सेक्शन 1 है वो डील करता है वो डिडक्शन अवेलेबल टू सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल एंड अदर पर्टेन टू कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर। 80CCD1 जो है सेल्फ का है कंट्रीब्यूशन, और 80CCD2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। 80CCD1 का लिमिट भी 1.5 लाख है और 80CCD2 का लिमिट भी 1.5 लाख है मैक्सिमम लिमिट। उसके 80CCD1 के अंदर एक 80CCD1B का इंसर्ट किया गया बाद में, जिसमें 50,000 का एडिशनल लिमिट दिया गया, जो सिर्फ एनपीएस, सिर्फ और सिर्फ एनपीएस कंट्रीब्यूशन के लिए मिलता है फॉर सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, दोनों कैटेगरी के मतलब टैक्स पेयर को वो मिलता है। तो 80CCD1 में क्या है, ये सबसेक्शन डिफाइन करता है रूल रिलेटेड टू इनकम टैक्स डिडक्शन अवेलेबल टू इंडिविजुअल फॉर कंट्रीब्यूशन मेड टू एनपीएस। It is irrespective of fact whether contribution is made by a government employee, private employee, self-employed कोई भी होने से। और provision of this section apply to all Indian citizens who are contributing to NPS and are between age of 18 to 60 years. This also applies to NRI. की प्रोविजन उसके क्या है कि मैक्सिमम डिडक्शन परमिसिबल इज इक्वल टू 10% ऑफ सैलरी, दैट इज बेसिक प्लस डीए, और 10% ग्रॉस इनकम। और 17-18 से जो है ये इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 10% की बजाय 20% कर दिया गया फाइनेंशियल ईयर 17-18 से। उसके बाद जो है 15-16 से जो है इसमें सेक्शन 80CCD1 भी इंसर्ट किया गया, जिसके तहत आपको 50,000 का एडिशनल मिलता है 1,50,000 के ऊपर, और आपको 2 लाख तक में निवेश करने से टैक्स रिबेट मिलता है। और 80CCD2 में क्या है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर रिबेट मिलता है। उसमें भी अलग अलग है। जो ये पहली बात तो क्या है कि 80CCD2 सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन अभी 14% है, और बाकी के लिए जो 10% है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, वही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10% होता है। और वो जो है जितना है उतना ही जो है वो टैक्स फ्री होता है, उसमें टैक्स नहीं लगता है। और वो उसके अलग है, उसके अलावा है जो 1.5 लाख 2 लाख है, उसके अलावा ये है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि नई जो आपके टैक्स रिजाइम ऑप्ट करने के बाद भी 80CCD2 मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा, 1B नहीं मिलेगा, 80C भी नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारा नहीं मिलेगा, मगर 80CCD2 एक है जो मिलेगा। टैक्स सेविंग यूजिंग एनपीएस अंडर सेक्शन 80CCD। तो इसमें क्या है कि जो भी क्या वही रिपीट है, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल which while it is mandatory for government employee, for other it is voluntary, बाकी लोगों के लिए जरूरी नहीं है। मैक्सिमम लिमिट 80CCD 2 लाख, 2 लाख में से 50,000 CCD1B के अंदर। और टैक्स बेनिफिट अवेल्ड अंडर 80CCD कैन नॉट बी क्लेम्ड अगेन अंडर 80C। तो कंबाइंड लिमिट जो 80C और CCD की मिलाकर जो है वो 2 लाख की रहती है। और मनी रिसीव्ड फ्रॉम एनपीएस मंथली पेमेंट और सरेंडर
अकाउंट विल बी लायबल फॉर टैक्सेशन। इसमें खाली यही है डिफरेंस। बाकी जो आपका ईएलएसएस में क्या है कि आपने एक बार पे कर दिया, टैक्स सेविंग हो गया, बाद में जो मिलेगा तो उसमें जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा। और यहाँ पे जो है उसमें वो दो अलग अलग उसका टैक्सेशन होता है। वो जैसे जैसे इसमें आगे उसकी चर्चा की जाएगी। The deduction ATCCD can be claimed at the end of financial year when you are filing income tax return, and you will be required to produce proof for this that, but जरूरत पड़ने से उसको प्रूफ देने की जरूरत पड़ेगी। तो ये उसको मतलब चार्ट और या समझिए डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको दिया गया है। ATCCD 1B 20% ऑफ एनुअल इनकम और 10% बेसिक प्लस डीए और 1.5 लाख। ATCCD 50,000 और ATCCD 2 10% बेसिक प्लस डीए, 14% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एनपीएस टैक्स अगर टायर 2 अकाउंट आप खुलवाते तो उसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। तो एनपीएस के बारे में और जब जानकारी इकट्ठा करना शुरू करते, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 1 जनवरी 2004 से इंट्रोड्यूस किया एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेस। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पहले गवर्नमेंट पेंशन मिलता था 1 जनवरी 2004 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया उनको वो पेंशन नहीं मिलेगा, एनपीएस के थ्रू पेंशन मिलेगा। और अभी उसमें जो गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट करती है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं, जो उसमें पैसा इकट्ठा हो रहा है और जो मार्केट के रिटर्न के हिसाब से ग्रोथ होगा उसके ऊपर आपको एन्यूटी खरीदना पड़ेगा और उससे आपको पेंशन मिलेगा। डिफाइंड बेनिफिट स्कीम इसको बोला जाता है। तो पीएफआरडीए ने इसके लिए एक रेगुलेटर बनाया हुआ है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका नाम है पीएफआरडीए शॉर्ट में। और उसने जो है 2 सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी अपॉइंट किए हैं, उनका नाम है एनएसडीएल और कार्बी। तो ये लोग आपके रिकॉर्ड मेंटेन करती है, पूरा जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं, आपका केवाईसी वगैरह वो सब काम ये लोग को करना होता है। कितना यूनिट क्रिएट हुआ, डेबिट हुआ और क्या पैसा दिया, वो सब है। और उस आपको इन्वेस्टमेंट का आपका स्टेटमेंट जनरेट करना है, कुछ भी करना है, वो सब ये लोग करेगा। इन्वेस्टर के इंटरफेस जो है ये रिकॉर्ड कीपिंग वाला करता है। CRA is the first of its kind venture in India which will carry out the function of record keeping, administration, customer service for all subscribers under NPS. CRA shall keep issue a PRAN, जिसको होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। प्रान यूनिक नंबर होता है, वो हर एक सब्सक्राइबर को जैसे ही आप उसको रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको प्रान मिल जाएगा, उसके ऊपर आपका फोटो होगा और बाकी डिटेल होगी। और ये प्रान को जो है आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में भी काफी जगह एक्सेप्ट किया जाता है। और एनपीएस सिस्टम को जो है पीएफआरडीए रेगुलेट करता है, उसके बाकी जितने भी एजेंट हैं जो उसके इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, वो सभी को रेगुलेट करने के लिए पीएफआरडीए है। और ये जब भी हो गई तो उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, मतलब कॉन्फिडेंस आ गया प्राइवेट लोगों का और प्राइवेट कंपनियों का, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का, बहुत लोग उसमें जो है कर रहे हैं। पर्पस जो गवर्नमेंट का था, प्रोवाइड ओल्ड एज इनकम, रीजनेबल मार्केट बेस्ड रिटर्न ओवर लॉन्ग टर्म और एक्सपेंडिंग ओल्ड एज सिक्योरिटी कवरेज टू ऑल सिटीजन। तो वो उससे फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से उसमें कंट्रीब्यूशन आ रहा है अभी। तो इसमें क्या था, एक डायग्रामेटिक फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। एलिजिबिलिटी 18 से 60 एज ब्रैकेट के जो सिटीजन हैं उनके लिए एलिजिबल है। अभी ये 65 साल भी कर दिया गया। लॉक इन पीरियड मैच्योरिटी 60 ईयर, पार्शियल विड्रॉल अप टू 25% आफ्टर 3 ईयर ऑफ अकाउंट ओपनिंग। असेट क्लास है उसमें 4, एक इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, कारपोरेट बॉन्ड और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। और उसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट चॉइस एक्टिव होने से आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कौन सा कितना चाहिए, लेकिन उसमें सब लिमिट बनाया हुआ है, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। और या तो ऑटो एज पर योर लाइफ साइकिल, 3 उसमें चॉइस दिया हुआ है ऑटो के अंदर। और इसका कॉस्ट बहुत कम रखा हुआ है क्योंकि जो फंड मैनेजर रखा है उनको कॉम्पिटिटिव बेस पे उनको जो कोड करके वो आया हुआ है। और ये इसमें 2 आपके सीआरए, किसी के पास आप जाके कर्बी में जाइए, एनएसडीएल में जाइए, उसमें आप अकाउंट खोल सकते हैं। टायर 1 में जो है ये टायर 1 में प्रीमेच्योर विड्रॉल नॉट अलाउड और टैक्स डिडक्शन बेनिफिट अप टू 2 लाख पर। टायर 2 में जो है 3 साल के बाद ये पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। तो इसमें बाकी एनपीएस का जो है, देखिए पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च बाई गवर्नमेंट
to provide old age security, and it brings attractive long term saving avenue by effectively plan your retirement। क्योंकि अभी जैसे बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं आपको 6% 7% मिलता है, और इनमें जो है अभी जो रिटर्न है पिछले 10 साल में करीब 10% 11% के करीब मिल रहा है। तो उतना भी मार्केट में और कहीं आपको रिटर्न सेफ्टी के साथ में नहीं मिलता है। इसमें पूरे एट एवरी स्टेज गवर्नमेंट एंड दिस इज इन्वॉल्व, तो उसमें रेगुलेटर है, और तो इसमें जो है वो सेफ्टी वाला कोई इश्यू इसमें है नहीं। और इसको जो है एनपीएस ट्रस्ट है जो आपका पूरा जो है वो मैनेज करता है, जो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो उसके पास ट्रस्ट के नाम रहता है, और वो फिड्यूशियरी कैपेसिटी में जो है आपका उसको मैनेज करता है। और एनपीएस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, उसमें क्या है गवर्नमेंट सेक्टर और दूसरी है प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर में एक कारपोरेट और दूसरे ऑल सिटीजन सेल्फ एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग। तो गवर्नमेंट सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे 1 जनवरी 2004 को किया था इसको चालू, आर्म फोर्सेस के अलावा बाकी सबके लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी जो है उन्होंने भी फिर ये सब अडॉप्ट कर लिया, और उसने वो सैलरी से जो कंट्रीब्यूशन है मैचिंग कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी जमा कर रहे हैं इसमें, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी धीरे धीरे जो इसको अडॉप्ट करती जा रही है। वो अपने और एम्प्लॉय को पेंशन देने का जो उनका फाइनेंसिस उतनी अच्छी नहीं है, तो इसी के थ्रू जो है डिफाइंड बेनिफिट के थ्रू वो लोग अपने एम्प्लॉयज को ये पेंशन में एनरोल करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट कर चुकी है। प्राइवेट में कारपोरेट के लिए एक मॉडल है वो कारपोरेट सेक्टर मॉडल, और भी ऑल सिटीजन मॉडल है, वो कोई भी जो है इंडिविजुअल जो है कर सकते हैं। ये ऑल सिटीजन मॉडल जो है 1 मई 2009 से लॉन्च हुआ। तो अब इसकी एडवांटेज होती हैं दूसरे जो प्रोडक्ट हैं उनके मुकाबले में, क्यों है क्या है कि लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, टैक्स ब्रेक है इंडिविजुअल एम्प्लॉयर के लिए, अट्रैक्टिव मार्केट लिंक रिटर्न है, पोर्टेबल है, अगर आपको सीआरए चेंज करना तो सीआरए चेंज कर सकते हैं, आपको पेंशन फंड मैनेजर चेंज करना स्विच करना तो स्विच कर सकते हैं, और विद इन आपका असेट एलोकेशन स्विच करना है तो वो भी कर सकते हैं, वो सुविधा जो है दी हुई है। और रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए, रेगुलेटर सेटअप थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और जब आप लॉग उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब सक्सेसफुल एनरोलमेंट हो जाएगा तो आपको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी प्रान अलॉट हो जाएगा, और उसी के साथ आपका कार्ड आ जाएगा जिसमें प्रान नंबर लिखा होगा, अदरवाइज भी वो आपके जो ईमेल वगैरह में आएगा, एसएमएस में आएगा। और वंस प्रान इज जनरेटेड ईमेल अलर्ट और एसएमएस अलर्ट आ जाएगा, और जो है सब्सक्राइबर एनएसडीएल सीआरए या जो अभी आपका कर वीसीआर है उससे आ जाएगा सब्सक्राइबर, फिर उसको पीरियडिकली कंट्रीब्यूट करना होगा, साल में मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और जब रिटायरमेंट के समय या स्कीम से निकलने के समय जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है उसमें जो है परसेंटेज दिया हुआ है, उसमें आपको एन्युटी खरीदना होगा, और कुछ जो है आपको बाकी ऐसे ही ले सकते हैं। NPS account can be opened only in individual capacity and cannot be opened in jointly, नहीं हो सकता है, कर HUF का नहीं हो सकता है, और मल्टीपल अकाउंट एक आदमी का एक ही अकाउंट हो सकता है, और NRI को भी हो जाए फिर सुविधा दे दी गई है। और एक से ज्यादा का दिया खाली एक में NPS और अटल पेंशन योजना दोनों हो सकते हैं, ऐसा इसमें जो है लिखा हुआ इनका जो FAQ के अंदर लिखा हुआ है। तो ये एक्टर्स हैं एनपीएस के अंदर जो है, पीएफआरडीए के अलावा सब्सक्राइबर आप खुद ही हैं, पीएफआरडीए है, पेंशन फंड्स है, कस्टोडियन है, पॉइंट ऑफ पीओपी जो आपको सर्विस ये लेके बैठे हुए जिसके पास जाके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, एक ऑप्शन ये। रिटायरमेंट एडवाइजर है, ये जो है बेसिकली लोग हैं जो आपको उसके बारे में समझाएंगे, मतलब एजेंट टाइप के हैं। और एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर इनका रोल आएगा जब आपका जो पीरियड खत्म हो जाएगा, जब आपको एन्युटी खरीदनी है, बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी होती है जो आपको एन्युटी जितना भी आपका मतलब 10-20 लाख 50 लाख या पैसा इकट्ठा हो गया उससे आपको मंथली जो है वो आपको उसमें भी एन्युटी में ऑप्शन देती है, आपको मंथली चाहिए या 3 महीने में चाहिए या रिटर्न ऑफ लास्ट में भी कुछ चाहिए, या फिर जितने दिन जिंदा रहना उतना चाहिए, उसके उस तरह के ये लोग ऑप्शन उसमें देते हैं एन्युटी में। और फिर नोडल ऑफिस है, और एक बैंक होती है जो इसके पास पैसे का जिसके थ्रू लेन देन होता है, और रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सीआरए जो बताइए। तो ये इतने सारे एजेंट हैं, ये सब जो है पीएफआरडीए की छत्र छाया में रेगुलेशन में काम करते हैं। तो कैसे लिंक है पीएफआरडीए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग, इधर बैंक है, कस्टोडियन है जो स्क्रिप्ट जो भी खरीदेंगे उनका डीमेट का हिसाब किताब रखने के लिए,
और इधर जो है आप सब्सक्राइबर है, और जो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर बाद में आ जाएंगे। तो इसमें फंड फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो किस किस तरह से होता है, वो सब जो है इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो आसानी से समझ में आ सकता है। पीएफआरडीए के बारे का ये दिया हुआ है, उसका किस तरह का सेटअप है। 3 उसमें जो है होल टाइम मेंबर हैं, और एक उनके जो है चेयरपर्सन होते हैं, और 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो एनपीएस ट्रस्ट की जो स्थापना इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत किया गया। इसकी पावर, फंक्शन, ड्यूटी ऑफ एनपीएस ट्रस्ट लेज डाउन बाय अंडर पीएफआरडीए रेगुलेशन 2015। ये अभी हुआ है, मतलब जो एनपीएस धीरे धीरे बहुत डेवलपमेंट और बहुत नए नई इसमें चीजें आ रही हैं। ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड ओनर ऑफ ऑल असेट अंडर एनपीएस आर्किटेक्चर विच इज हेल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ सब्सक्राइबर अंडर एनपीएस। ट्रस्ट के नाम पूरा सब रहता है। Security are purchased by pension fund on behalf of and in the name of trustee. However, individual NPS subscriber remain beneficial owner. तो जो भी आप खरीदते हैं वो नाम, वो जो भी कुछ आपका पेंशन फंड में शेयर खरीदेगा या बॉन्ड डिबेंचर जो भी खरीदेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे, वो ट्रस्ट के नाम रहेगा, मगर उसका बेनिफिशियल ओनरशिप जो है सब्सक्राइबर का रहता है। NPS trust under NPS trust regulation is responsible for monitoring operational functional activities of NPS intermediaries, custodian, pension fund, बैंक, ट्रस्टी बैंक, CRA, पॉइंट POP, और जो है उसके अलावा एम्पेनल्ड एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर, और IRDA रजिस्टर्ड एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर हो गए उसमें, और जो है ये है बाकी जो है, and also providing direction advisory to pension fund for protecting the interest of subscriber, ensuring compliance through audit by inspecting independent auditor and performance review of pension funds। तो 2 तरह के अकाउंट उसमें होते हैं, एक टायर 1, एक टायर 2। जो टायर 1 अकाउंट है वो टैक्स सेविंग की अगर हम बात करते हैं तो वो टैक्स सेविंग के लिए टायर 1 अकाउंट है, और टायर 2 वॉलंटरी अकाउंट है, जिसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होता है। इट इज लाइक सिंपल इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, टायर 1 इज सिमिलर टू ईएलएसएस फंड एंड टायर 2 इज इक्वल टू एनी अदर म्यूचुअल फंड विद वेरी लेस कॉस्ट। तो ये अगर टायर 2 आप अकेले नहीं खोल सकते, पहले टायर 1 खोलना होगा, उसके बाद टायर 2 खोल सकते हो। और ये बाकी जो ये डिटेल्स यहाँ पे दी, एनपीएस टायर 1 एंड टायर 2 अकाउंट के बारे में जो है इसमें जानकारी एट ए ग्लांस दिया हुआ है, मगर ये जानकारी उतना अप टू डेट नहीं है, इसको अपडेट करने की जरूरत है। तो ये एनपीएस रजिस्ट्रेशन अभी आसान हो गया, इतना आसान हो गया कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपका जो है 2 मिनट में अकाउंट खुल जाएगा। और अगर आधार कार्ड आप यूज नहीं कर है और ओटीपी वगैरह नहीं है, आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो आप पैन कार्ड से अकाउंट खोल सकते हैं। जो बैंक आपका जिस भी बैंक से आप पैसा देंगे वहीं से आपका केवाईसी अप्रूव वो बैंक से हो जाएगा, और आपका जो अकाउंट जो है उसके तरीके से खुल जाएगा। तो वो ईएनपीएस अकाउंट है, उसमें आप पीओपी के पास जाने की जरूरत नहीं है, और पीओपी को जो चार्ज लगता है हर एक कंट्रीब्यूशन के, वो भी उसमें नहीं लगेगा। तो इसमें चॉइस करनी होती है जब आप एनपीएस को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो जैसे ही आप सबसे पहले तो आपको फैसला करना है कि आपके 2 सीआरए दिया हुआ, 2 सीआरए में से कौन सी सीआरए के पास जाएंगे, आपका चॉइस है। और खाली ऐसा भी नहीं कि आपने एक बार चॉइस कर लिया तो फंस गए, ऐसा नहीं है। अगर आपने एक चॉइस किया, करवी के पास चले गए, और करवी का आपको काम दाम पसंद नहीं आ रहा, तो आप जो एनएसडीएल के पास जा सकते हैं। और अगर उल्टा वो आपने एनएसडीएल के साथ अगर अपना अकाउंट खोल लिया शुरू में, और एनएसडीएल का काम दाम आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन गो टू करवी। तो इस तरह का ये सुविधा इसमें दिया गया है। दूसरा जो है, जो पीओपी है, पीओपी रहती है उसमें, पीओपी का जो रोल है उनका वही आपका जो अगर आप फिजिकल जाएंगे, बैंक है उसमें, प्राइवेट बैंक है, पीएसयू बैंक है, ब्रोकरेज है, फाइनेंस कंपनी है, वो आपका एप्लीकेशन लेंगे, जमा करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उसका उनको थोड़ा मोटा कुछ कमीशन मिलेगा। और उसके बाद जो है ईएनपीएस में वो सब चीजें जो है बाईपास होकर आप डायरेक्टली ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। सीआरए दोनों, करवी और एनएसडीएल, ये सुविधा प्रदान करती हैं। बस आधार कार्ड का नंबर होने से तो बहुत ही आसान प्रोसेस है। उसके बाद जो है आपको चॉइस करना होता है। जब आपने पहले चॉइस कर लिया के आर सीआरए का, सीआरए आपने कोई हो गया, उसके बाद आपको जो है ये जो इतनी गवर्नमेंट के लिए तो ये है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। जब ये बाकी अगर आप प्राइवेट हैं, प्राइवेट सेक्टर में आपके पास 7 फंड मैनेजर हैं, आप फंड मैनेजर
पेंशन फंड मैनेजर पीएफएम का चॉइस कर सकते हैं उसमें से। और उसके अलावा जो है स्कीम मैनेज्ड बाय पेंशन फंड अंडर पीएस, उसमें क्या स्कीम एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्कीम एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल कॉर्पोरेट। तो इसमें जो है ये 4 वैरायटी होती है। एक स्कीम है ई मीन्स इक्विटी, जी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्कीम सी इज कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड एज अल्टरनेट। तो ए जो है टायर 1 में खाली है, टायर 2 में नहीं है, बाकी टायर 1 टायर 2 दोनों में है। उसके अलावा एनपीएस में ये आपको ऑप्शन मिलता है, ये जो जो बताया वो इक्विटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कॉर्पोरेट डेट और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। एनपीएस सब्सक्राइबर हैज टू फर्स्ट चूज पेंशन फंड मैनेजर, जो बताया भी आपको फंड मैनेजर चूज करना है कौन सा, जो 7 है उनमें से। और फिर जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चूज करना। ऑप्शन में क्या है, एक एक्टिव है, दूसरा ऑटो है। तो एक्टिव में क्या होगा कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका इक्विटी में एक्सपोजर कितना रखना पड़ेगा। ऑटो में है आपकी एज के हिसाब से वो अपने आप डिसाइड हो जाता है। और उसके बाद जो है अभी उसमें अक्टूबर 2020 में जो है उसमें जो है इसमें आपका ये भी लॉन्च हो गया, एसआईपी के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एनपीएस में। जैसे ई इसको डिफाइन किया गया, ई इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, सी इज कॉर्पोरेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, जी इज गवर्नमेंट बॉन्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, और एसेट क्लास ए अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड लाइक मॉर्टगेज बेस्ड सिक्योरिटीज, रीट एंड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड और इनविट वगैरह, ये सब जो है इसके अंदर आती हैं। उनमें भी जो है इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन उसमें दिया गया है। वो सबका जो है सीलिंग लिमिट भी फिक्स करके रखा हुआ, इक्विटी में मैक्सिमम कितना हो सकता है और ए में कितना हो सकता है। सी और जी में लिमिट है, उसमें 100% आप रख सकते हैं। तो बाकी जो चॉइस में जब ये तो डायग्राम में पूरा प्रोसेस समझा दिया, ओपन किया अकाउंट, आप सूटेबल एसेट एलोकेशन चुन लिया, कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, करते रहे। अब रिटायर हो गए 60 ईयर में, तो आपको 60% लमसम मिल जाएगा। 40% का एन्युटी खरीदना कंपलसरी है। और उसके बाद आपको एन्युटी के लिए एन्युटी कौन सी एन्युटी प्रोवाइडर के जाना, उसमें एक चॉइस रहेगा। दूसरा फिर वो भी 2-3 ऑप्शन देते हैं, उनमें जो है फिर उसके बाद आपको पेंशन मिलने लगेगा। ये तो एक्टिव चॉइस के अंदर जो है आपको जो है 75% तक का लिमिट है। अगर एज 50 से कम है 75% तक आप इक्विटी में जा सकते हैं। और जैसे 50 के ऊपर एज जाएगा तो आपका इक्विटी एक्सपोजर घटते घटते जो 60 एंड अबव के लिए 50% हो जाएगा। ये एक्टिव में। ऑटो में जो है दूसरा है, ऑटो में इस तरह से जो है वो 3 उसमें वैरायटी दिया गया है। कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड है, मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड है और एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड है। तो कंजर्वेटिव में क्या है, 25% जो मैक्सिमम रहता है इक्विटी अप टू 35 एज, जो घटते घटते जो 5% हो जाएगा 55 साल में। और ये मॉडरेट में क्या 50% रहता है अप टू 35 ईयर, उसके बाद वो घटते घटते जो है 10% 55 साल की उम्र में हो जाएगा। एग्रेसिव में जो है 75% रहता है 35 साल तक, उसके बाद वो घटते घटते जो 15% होगा 55 साल की एज में। तो ये इसमें आपको कभी भी परफॉर्मेंस अगर देखनी, रिटर्न जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको स्विच करने के बाद देखना पड़ेगा जो फंड मैनेजर आपने लिया है या जो किस तरह से परफॉर्मेंस हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सभी की परफॉर्मेंस जो है ये एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पे ये सब लिंक दे रहे हैं, ये सब लिंक मिलेगी आपको। और आप किसी को क्लिक करेंगे लेटेस्ट उसके मंथली परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी, जो अभी हम आगे अगली स्लाइड में दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्विटी टायर 1 31 दिसंबर 2020 को ये परफॉर्मेंस, ये 7 आपके फंड मैनेजर हैं, उनकी जो है एनएवी कितना है 31 दिसंबर को, और 52 वीक हाई कितना है, 52 वीक लो कितना है, 3 महीने में कितना रिटर्न दिया, और 6 महीने में कितना दिया, 1 साल में कितना दिया, 2 साल में कितना दिया, 3 साल में कितना दिया, 5 साल में कितना दिया, 7 साल में कितना दिया और 10 साल में कितना रिटर्न दिया। तो आप देखिए 7 साल में, आप देखिए 10 में क्योंकि सबका फिगर है नहीं, 7 साल में काफी का है, तो 12%, 12.5%, 10%, 12.5%, 12.37, 12.59 और 13.45। तो इतना रिटर्न इन्होंने जनरेट किया है, जो बहुत अच्छा रिटर्न है आपको पेंशन के हिसाब से। बाकी क्योंकि पहले वो फिक्स इनकम में ही होता था, फिक्स इनकम में इतना रिटर्न आप कहीं उससे आधा भी नहीं आता है। तो जो फाइनली जो लंबे समय में जो फाइनल जो आपका जो पैसा तैयार होता है जिसके ऊपर आप पेंशन ले पाएंगे, उस अमाउंट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है रिटर्न का 1% चेंज होने से भी। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वाली जो है इधर लेफ्ट साइड में जो है सेंट्रल वाली है, इसमें जो कितना पैसा किसके पास है करीब प्रोपोर्शनेट करीब रहता है। एसबीआई फंड मैनेजर के पास 61,000 करोड़ है, एलआईसी के पास 55, वो यूटीआई के पास 58।
तो ये 2008 1 अप्रैल 2008 से चालू है और इनका जो है रिटर्न देखिए उतना ही है 7 साल में 11%, 10%, 11% में, क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर कम है तो वहाँ पे प्राइवेट में जो है थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर का वहाँ पे अपना डिफाइन है, वो इक्विटी का दिया हुआ है और ये जो ओवरऑल एक्सपोजर, ओवरऑल जो है रिटर्न इसमें दिया हुआ है, उसमें कोई चॉइस नहीं दिया जाता। स्टेट गवर्नमेंट में भी ऐसे उसी तरह का है, 11 करीब इसी तरह का यहाँ पे भी है। और अगर आपको एट ए ग्लांस देखना है तो ये अभी रिपोर्ट मिलती है आपको कहीं भी, ये 18 दिसंबर का रिपोर्ट है जिसमें जो आपके जो साथ के साथ फंड मैनेजर का 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल का जो रिटर्न जो यहाँ पे दिया हुआ है, और ये स्कीम जी में इन्वेस्ट है आपका, या सी में है, या ई में है, तीनों का जो है यहाँ पे, और साथ के साथ फंड मैनेजर का मैट्रिक्स बना के 1, 3, 5, 7 ईयर के हिसाब से दिया हुआ है, इसमें आसानी से आप जो है देख सकते हैं। बाकी एट ए ग्लांस समरी में अगर देखेंगे तो हायर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन ये अलाउ किया, 10% सैलरी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 14% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, और 24% इस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट होने से जो है आपका एनपीएस में चला जाता है, और बाकी जो है जितना आप करना चाहें और तक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और इसमें जो है ये जो एग्जम्पशन है वो एडिशनल वाला दिया हुआ है, वो एडिशनल बेनिफिट है। तो ये पूरा जानकारी था एनपीएस के बारे में, इस वीडियो में हमने पूरा कलेक्ट करके आपका जो है कंपाइल करके यहाँ पे प्रस्तुत किया, और उम्मीद है कि जो वीडियो में दिया हुआ जानकारी आपके काम में आएगा, आपका जो है रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए, और रिटायरमेंट के समय आप अच्छा पैसा इकट्ठा कर लें, और जो है बाद में आपको जिससे ओल्ड एज में अच्छा सा पेंशन मिले, तो यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल एंड आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है हमारा जो ट्विटर हैंडल है BUSNC2, वहाँ पे आप हमारे सारे वीडियो, सारे रिलेटेड जानकारी वगैरह सब शेयर करते हैं, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।